देखिए, हम गुण और वृद्धि संधि पढ़ने के बाद उनके अपवादों पर चर्चा कर रहे थे, और उनके अपवादों पर चर्चा के समय हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, सप्तविषयी वृद्धि। यानी कि 7 रूल्स हैं जिनमें हमेशा गुण प्राप्त होता है, यानी कि कोई दूसरी संधि या गुण संधि प्राप्त होती है, लेकिन वहाँ हमेशा वृद्धि संधि होती है। इसके अंतर्गत हमने 2 रूल्स पढ़ लिए थे। अब हम तीसरा रूल पढ़ेंगे, रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3, देखिए तीसरा रूल है कि स्व के आगे, नंबर फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया था, अवर्णांत उपसर्ग वाला पढ़ा था। सेकंड नंबर पढ़ा था हमने अक्ष के बाद ऊह नहीं आने पर, और नंबर थर्ड है स्व के आगे इर या इरिन आने पर। स्व के आगे इरी या इरिन, इर या इरिन आने पर वृद्धि एक आदेश होता है। वृद्धि एक आदेश होता है। आया समझ में? देखिए, यदि स्व एक शब्द है, स्व, इसके बाद यदि इर आए या फिर स्व के बाद इरिन आए, तो भी क्या होता है? वृद्धि एक आदेश होता है। देखिए, इधर ई है, ई है तो यहाँ ई और पहले ए है। देखिए अलग अलग करते हैं। देखिए आधा स है, व में ए मिला हुआ है, और बाद में बड़ी ई है। इधर ए है, बाद में ई है। गुण होना चाहिए था, लेकिन यहाँ वृद्धि एक आदेश होगा। नहीं, पहले तो वृद्धि होगी और फिर उसका एक आदेश होगा। तो पहले ई की वृद्धि वर्ण कौन सा है? बड़ी ई का ए है। इधर ए हो गया, इधर व स ऐसे लिख लेते हैं ना, और इधर रे, और इधर ए आ गया, इधर ए आ गया, तो वृद्धि एक आदेश करेंगे तो क्या बन जाएगा? आई। मिलाएंगे, आधा से वे में आई मिला तो वही रे, स्वेर। ठीक है, या इरे लगा देंगे तो ये विसर्ग वाला रूप बन जाएगा, स्वेर है। इसी प्रकार इरिन में आधा से वे ए के बाद वही बड़ी ई है, और रिन इधर मिलाएंगे, इसका ए बनेगा, और इधर ए आ गया। ठीक है, दोनों को मिलाकर क्या बना? आई बना। सॉरी, आई ऐसा होता है ना, आई बना। मिलाएंगे तो वही से आधा वह है, वह में आई की मात्रा, और ऋण, स्वे ऋण। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ गुण प्राप्त था, लेकिन यहाँ वृद्धि हुई, इसलिए ये भी किसके हैं? गुण संधि के अपवाद हैं। स्व के आगे इर और इरिन होने पर, इसमें 2 ही उदाहरण आते हैं। स्व के बाद इर आ गया और स्व के बाद इरिन आ गया। ये रूल नंबर 3 है। क्लियर? छोटे छोटे रूल, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसी तरह रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 देखते हैं। 4 कहता है कि स्प्रे के बाद यदि ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एस या एश आए, तो भी वृद्धि आदेश होता है। वृद्धि एक आदेश होता है। जैसे प्रे के आगे, प्रे के आगे ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एस या एश, यदि प्रे के बाद में ऊ है, ऊढ़, ऊढ़ी, एस या एस, ये 5 शब्द में से कोई सा भी शब्द आए,
कोई सा भी शब्द आए तो भी क्या होता है, वृद्धि एक आदेश ही होता है, यानी कि एस आने पर वृद्धि एक आदेश होता है। वृद्धि एक आदेश होता है। जैसे प्रे, प्रे के आगे ऊ है, प्रे के बाद ये फिक्स शब्द हैं, ये पांच, इनके पांच ही उदाहरण बनेंगे। प्रे प्लस ऊढ़ी, प्रे प्लस एस, या फिर एश। ठीक है, ये मैंने एक ही जगह काउंट कर दिया है। देखो एक उदाहरण समझते हैं। मैंने लिखवाया कि रूल, यदि प्रे के आगे ऊ है, ऊढ़, ऊढ़ी, एस या एस में से कोई शब्द मिलता है तो भी वहाँ वृद्धि एक आदेश ही होता है, यानी पहले वृद्धि होगी फिर एक आदेश होगा। जैसे पै, प्रे को हम अलग करते हैं, पैरे ए है, ए के बाद ऊ आया है और है। ठीक है, यहाँ ए के बाद ऊ आया है, गुण प्राप्त हो रहा है, गुण संधि हो रही है। यहाँ ए के बाद ऊ आया, यहाँ ओ बनना चाहिए था, ओ बनना चाहिए था ना, लेकिन यह नियम दूसरा लग रहा है, यानी कि प्रे के बाद ऊह शब्द आ गया, इसलिए यहाँ पहले पहले तो वृद्धि हो जाएगी, यानी कि ऊ की वृद्धि क्या होती है, ओ होती है। हमें पहले गुण कार्य कर देंगे, ठीक है, फिर इन दोनों को क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। ए रो मिलता है तो क्या बनता है, औ बनता है। पै रे औ तो क्या बन गया, प्रौ, और है प्रो है। ठीक है, ऊ है, ऊढ़ है, एश है। ठीक है, ये बना दी। ठीक, प्रे प्लस ऊढ़ है, वही इधर भी ए है, इधर ऊ मिलेगा, मिलाएंगे, इसका ओ बनेगा। ठीक है, इधर ए की स्थिति आ गई, बाद में ओ हो गया तो वही औ बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, प्रौढ़ है, प्रौढ़ है रूप बनेगा। इसी प्रकार इसका इसी तरह बनाएंगे तो प्रौढ़ ही बनेगा, बन जाएगा। और इसका बनाएंगे तो या तो ए है, ए का आई हो जाएगा। ठीक है, इधर ए है, सीधा सीधा हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ प्रैश्य, प्रैश्य बन जाएगा, और दूसरा बन जाएगा प्रेस है, दोनों रूप बन जाएंगे। ठीक है, नोट कर लो आप इनको एक बार। ठीक है, इसी तरह रूल नंबर 5, ये 7 रूल्स हैं ऐसे जो फिक्स है, इनके एग्जाम्पल हैं जो भी फिक्स हैं, इनसे बाहर नहीं आते। रूल 5, रूल 5 है, रूल 5 देखते हैं कि यदि ए वर्ण, ए के बाद री आए या रित आए तो भी वृद्धि एक आदेश होता है, यानी कि ए वर्ण, ए वर्ण का मतलब होता है यहाँ पर ए, या फिर आ भी हो सकता है, के आगे रित आने पर वृद्धि एक आदेश होता है, वृद्धि एक आदेश होता है। ठीक है, री के बाद, सॉरी ए के बाद, ए आ के बाद रित आने पर भी वृद्धि एक आदेश हो जाएगा। जैसे सुख रित है, दुख
प्लस रित है। इधर देखते हैं, ख में ए मिला हुआ है, बाद में रीत है, तो ए है और री है, क्या बनेगा? गुण प्राप्त होना चाहिए, अर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जो ए है उसका क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। पहले देखिए, यहाँ पहले मैंने उसी नियम के आधार पर पहले वृद्धि होगी, फिर एक आदेश हो जाएगा। यहाँ आ हो गया वृद्धि, और यहाँ री हो गया। ठीक है, देखिए, और अपने पास स्थिति आ गई सु, ख, आ और री और तय। ठीक है, मैंने आपको गुण संधि पढ़ाने से पहले एक सूत्र के बारे में बताया था। मैंने रपर कार्य बताया था, मैंने उरण रपर है बताया था ना, तो वहाँ ए के बाद री आता है तो अर बनता है, तो आ के बाद री आया तो यहाँ आर बन जाएगा, हमें इसमें वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? सु, ख में आ मिला तो खा, और रह तय आया है तो तय ऊपर चला जाएगा, री तय कर, री से बना हुआ रह है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा। जो रह री से बनता है ना, वो हमेशा ऊपर आता, इसी प्रकार सुखार्थ बन जाएगा। और सेम स्थिति यहीं लगाएंगे तो वही, सुख से सुखार्थ, दुख से दुखार्थ, सेम परिस्थिति है ना। दो ही एग्जाम्पल आते हैं यहाँ पे इस रूल के अंतर्गत भी। ठीक है, समझ गए ना? सुखार्थ की संधि विच्छेद सुख प्लस रित है, दुखार्थ की दुख प्लस रित है, ध्यान रखना। और संधि करवाए तो दुख प्लस रित क्या बनेगा? दुखार्थ, सुख प्लस रित क्या बनेगा? सुखार्थ। ठीक है, रूल नंबर 6, सात रूल लिखवाऊंगा मैं आपको, है ना। जो रूल नंबर 6 है, ये भी वही रिकार से संबंधित है। इसमें भी इधर ए होगा और बाद में रिकार होगा और वही आर बनेगा। ठीक है, देखिए आप एक बार इनको उतार लीजिए, इन दोनों रूल्स को। उतार ली वीडियो को, पोस्ट उतार ली। देखिए रूल नंबर 6 देखते हैं, ये भी सेम है, रिकार से संबंधित है। इधर रे होगा और बाद में री होगा और वही आर बनेगा। देखिए रूल नंबर 6 है, प्रे के आगे, प्रे के आगे ये कुछ शब्द फिक्स है ना। वत्सर, कंबल, वत्सर कंबल, वसन, दश और ऋण। देखिए समझना थोड़ा, ठीक है, या ऐसे लिखो, इसको रहने देते हैं ना। ऐसे लिखते हैं, प्रे कोमा वत्सर, कंबल, वसन, दस और ऋण के आगे ऋण शब्द होने पर, ऋण शब्द होने पर वृद्धि एक आदेश होता है। वृद्धि, अगर वैसे लिखते तो लैंग्वेज थोड़ी अलग सी हो जाती है। उन्हीं नियमों के आधार पर ये लैंग्वेज भी हो गए ना।
इसलिए मैंने इसको थोड़ा हटा दिया है, प्र को हमने यहीं जोड़ दिया है। यानी कि प्र, वत्सर, कंबल, वसन, दस और ऋण के बाद ऋण शब्द आए तो भी क्या हो जाती है, वृद्धि एकादेश हो जाता है। ठीक है, तो के कहने का मतलब ये हो गया कि इधर प्रे, वत्सर, कंबल, वसन, दस और ऋण शब्द आएगा और इन सब के अंत में क्या है, ए है, और बाद में ऋण शब्द आएगा और ऋण में क्या है, शुरू में री है। तो ए और री मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, वहां वृद्धि एकादेश होकर आर बन जाएगा। ये ध्यान रखना तुम। ठीक है, यहाँ आर बनना चाहिए था लेकिन यहाँ आर बन जाएगा। ठीक, देखिए प्रे, ऋणम, सब में ऋण जुड़ेगा। वत्सर, ऋणम, कंबल, ऋणम, वसन, ऋणम, दस, ऋणम और ऋण, ऋणम। ठीक है, जैसे मैं दो ये समझा देता हूँ, इनको आप और इन चार को आप खुद से बनाओगे। ठीक है, देखिए प्रे प्लस ऋणम, प्रे में पै रे और ए है, बाद में री है। ठीक है, इधर ए और री आ गया, क्या बन जाएगा, आर बन गया वृद्धि होकर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, पै और रे में मिला दिए और आ की मात्रा प्रा, रे यहाँ रिकार से रे बना है तो ये ऊपर चला जाएगा, प्राणम। इसी प्रकार वत्सर प्लस ऋणम बनाएंगे तो क्या बनेगा, वत्सर, इधर ए हो गया और इधर री हो गया, ना, ए री बनेंगे तो आर बन जाएगा, मिलाएंगे तो वत्सर, आ हो गया, रे रिकार से बना हुआ री है, ऊपर चला जाएगा, ऋणम, वत्सराणम। ठीक है, इसी प्रकार कंबल प्लस ऋणम क्या बन जाएगा, कंब लारणम, वसन प्लस ऋणम, वसनारणम, दस प्लस ऋणम, दशारणम, ऋण प्लस ऋणम, ऋणारणम। ठीक है, ये रूल नंबर 6 हो गया, उतार लो इसको। अब जो अगला रूल है वो भी इसी की तरह है, वो उसमें भी इधर ए होगा और बाद में री होगा और आर बन जाएगा। ये सभी क्या है, गुण संधि के अपवाद हैं, यानी इन सभी 7 रूल्स में गुण संधि प्राप्त हो रही है, गुण के नियमानुसार तो गुण संधि प्राप्त हो रही है, लेकिन वहां वृद्धि होगी, गुण न होकर वृद्धि संधि होगी। ठीक है, देखिए वीडियो को पॉज करके आप ये रूल्स उतार लीजिए। देखिए अब रूल नंबर 7, ये 7 रूल हैं, ये 7 रूल नंबर 7 है, अंतिम रूल्स है। इसमें भी वही होगा, क्या, ए के बाद री मिलेगा और वृद्धि होकर आर बनेगा, लेकिन इसमें एग्जाम्पल थोड़े अलग आ जाएंगे, उदाहरण थोड़े अलग आ जाएंगे। यानी कि रूल नंबर 5, 6 और 7 एक जैसे हैं। ठीक है, पहला दूसरा, फर्स्ट और सेकंड एक जैसे हैं, थर्ड और फोर्थ एक जैसे हैं, यानी एक तरह से रूल तो ये 3 ही हैं, लेकिन उदाहरण के अनुसार हमने ये रूल 7 हो जाते हैं शब्दों के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, ये तो शब्द हो गए। अभी जो 7वां रूल है, आएगा तो री ही बाद में, लेकिन वो धातु वाला री होगा। किसको होगा, धातु रूप वाला री हो, ये शब्द रूप वाला री है, वो धातु रूप वाले होंगे अब सारे। ठीक है, देखिए अवर्णांत,
अवर्णांत उपसर्ग। अवर्णांत उपसर्ग जो मैंने फर्स्ट रूल में लिखाया था ना, कौन सा, अप, अव, उप और प्र, है ना। अवर्णांत उपसर्ग के बाद, के बाद ह्रस्व ऋकार, ह्रस्व ऋकार यानी कि ये री से प्रारंभ होने वाला धातु रूप होने पर, धातु रूप होने पर भी वृद्धि एक आदेश होता है। वृद्धि एक आदेश हो जाता है। कहने का मतलब इधर अवर्णांत कोई उपसर्ग आएगा, वो बाद में ऋकार आएगा, तो क्या बन जाएगा, वृद्धि एक आदेश होकर आर बन जाएगा। ठीक है, जैसे उप प्लस रिच्छति, रट लगा प्रथम पुरुष एक वचन का वाक्य आ गया रिच्छति, तो उ पे में ए मिला हुआ है, बाद में री आ गया। ठीक है, ए और री मिलेंगे, क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। बन जाएगा ना, हाँ। मिलाएंगे ऊ, पे में ए मिला तो पा, रिकार से बना हुआ र है यहाँ पर, तो ये ऊपर चला जाएगा क्षति। लेकिन अभी अब दिक्कत ये आती है कि रे किस पे लगता है, री हमेशा जो अगला पूर्ण वर्ण होता है उस पे लगता है हमेशा। तो यहाँ अगला वर्ण वैसे च है, लेकिन च पूर्ण नहीं है, यहाँ आधा है, इसलिए उससे अगला देखेंगे छ है, छ पूर्ण वर्ण है ना, वहाँ लगेगा। ठीक है, कभी च के ऊपर मत लगा देना। यानी कि जो ये रिकार से बना हुआ र है, इसका जो ये र है, ये हमेशा उससे अगले वर्ण, अगला पूर्ण वर्ण होता है उस पर लगता है हमेशा, आधे पर नहीं लगेगा, पूर्ण वर्ण पे लगेगा। ठीक है, इसी प्रकार प्र प्लस रिच्छति बन जाएगा प्रार्थति। प्र प्लस ऋणोति क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, प्रा रह जो ऊपर चला जाएगा, ऋणो ती, और पूर्ण वर्ण ये है तो प्रारणोति बन जाएगा। परा प्लस परा नहीं बनेगा क्योंकि एवर्ण नहीं है परा में, है ना। ठीक है, इनको आप नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, फिर हम अगली संधि पढ़ते हैं। नंबर 5, नंबर 5 है हमारी सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण दीर्घ संधि, सवर्ण दीर्घ संधि, देखिए नाम से ही पता चल रहा है सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण का मतलब होता है समान वर्ण, दीर्घ संधि यानी कि वह संधि जहाँ समान वर्ण दीर्घ हो जाए, वो कौन सी संधि होती है, दीर्घ सवर्ण दीर्घ संधि होती है। देखिए हम परिभाषा इसकी लिखते हैं, पहले परिभाषा लिखने से पहले हम इसको समझेंगे, इसकी मीनिंग समझेंगे, मीनिंग और डेफिनेशन समझेंगे। देखिए इसका सूत्र समझते हैं पहले, सबसे पहले हम इसका सूत्र समझते हैं। देखिए इसका सूत्र होता है अकह सवर्ण, अकह
सवर्ण, अक है सवर्ण, दीर्घ है, अक है सवर्ण, दीर्घ है। यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं, अक है सवर्णे, वर्णे भी लगा सकते हैं क्योंकि सप्तमी विभक्ति आ गई यहाँ पर, है ना, जैसे रामे, ग्रामे, इस तरह। अक है सवर्णे, दीर्घ है। देखिए सूत्र को समझते हैं पहले। देखिए 3 शब्द है यहाँ पर, अक है सवर्णे, दीर्घ है। सवर्ण में यहाँ सप्तमी विभक्ति आई है ना, और अक में यहाँ पंचमी विभक्ति आई है। मैं सिर्फ वैसे बता रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था पंचमी का मतलब होता है पहले, सवर्ण का अर्थ होता है बाद में। तो अक का मतलब यहाँ अक प्रत्याहार से है, अक प्रत्याहार, ठीक है। सवर्ण का मतलब होता है समान वर्ण या समान वर्ण। वर्ण भी कौन से होंगे, स्वर संधि पढ़े तो वर्ण, स्वर वर्णों की ही चर्चा होगी यहाँ पर, व्यंजनों की नहीं होगी। तो यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं समान स्वर लगा सकते हैं, ठीक है। दीर्घ है, दीर्घ का मतलब दीर्घ, दीर्घ, दीर्घ का मतलब बड़ा, ठीक है। मैंने स्वर और व्यंजन वर्ण विचार के दौरान पढ़ाए थे, ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। तो वहाँ दीर्घ ऋस्व वाला सिस्टम है, जैसे ए ऋस्व है तो आ दीर्घ हो गया, छोटी ई ऋस्व है, बड़ी ई दीर्घ हो गई, है ना, इस तरह से, ठीक है। देखिए अक में पंचमी है तो इसका मतलब होगा पहले, यानी कि अक प्रत्याहार पहले होने पर, सवर्ण यानी कि समान स्वर बाद में होने पर, यानी कि अक प्रत्याहार के बाद में समान स्वर होने पर दीर्घ है, दीर्घ हो जाता है। कहने का मतलब अक प्रत्याहार के बाद समान स्वर आए तो दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ क्या होंगे, दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएंगे। अब देखिए बात आती है अक प्रत्याहार में। तो अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, ए, ई, उ, री और लिरी, ये 5 वर्ण आते हैं अक प्रत्याहार में। तो यहाँ दोनों वर्णों का ग्रहण हो जाएगा, यानी कि ह्रस्व का भी और दीर्घ का भी। तो ऋस्व, ये सारे ह्रस्व हो गए, इनका दीर्घ क्या हो जाएंगे, ए का तो आ, छोटी ई का बड़ी ई, छोटा ऊ का बड़ा ऊ, छोटी री का बड़ी री, और ली का कोई दीर्घ नहीं होता। इसलिए जो ये री है ये यहाँ पर प्रयोग नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि इन वर्णों के बाद कोई समान स्वर आए तो इनका दीर्घ हो जाता है। तो कहने का मतलब हम इस डायग्राम को हम इस तरह समझ सकते हैं, यदि ए या आ, छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, छोटी री या बड़ी री, इनके बाद कोई क्या आए, समान स्वर आए। यण और आया, यण संधि में तो असमान स्वर आते थे, और आयादी संधि पढ़ी थी हमने, उसमें स्वर की बात कही गई थी, यानी वहाँ समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। लेकिन जो ये दीर्घ संधि इसमें केवल समान स्वर होंगे, समान स्वर, ठीक है। यदि ए या आ, ई या ई, उ, री के बाद कोई भी समान स्वर आए तो उनका दीर्घ हो जाता है, दीर्घ रूप ही ग्रहण होता है वहाँ पे। तो कहने का मतलब ए या आ के बाद समान स्वर आए तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। छोटी ई या बड़ी ई के बाद समान स्वर आए तो बड़ी ई हो जाएगी, ठीक है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई समान स्वर आए तो बड़ा ऊ हो जाएगा, और छोटी री या बड़ी री के बाद में कोई समान स्वर आए तो बड़ी री ही हो जाएगी।
ठीक, ये बात है। आ गई समझ में? देखिए हम इसको एक डेफिनेशन के रूप में लिखते हैं। देखिए, यदि ए या आ कोमा छोटी ई या बड़ी ई कोमा छोटा ऊ या बड़ा ऊ तथा छोटी री या फिर बड़ी री के बाद कोई भी समान स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः आ कोमा बड़ी ई कोमा बड़ा ऊ तथा बड़ी री हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यदि ए या आ के बाद समान स्वर आएगा तो आ हो जाएगा, छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई समान स्वर आएगा तो बड़ी ई हो जाएगी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई समान स्वर आएगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा, छोटी ऋषि या बड़ी ऋषि के बाद में कोई भी समान स्वर आएगा तो बड़ी री हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई दीर्घ संधि की डेफिनेशन। समझ गए होंगे आप, इस सूत्र को भी समझ गए, उसकी डेफिनेशन भी समझ गए होंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? हाँ, देखिए हम पहले इसका एक एग्जांपल समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ एक इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे मम प्लस अपि कदा प्लस अपि विद्या प्लस आल, है ना? ये तीन एग्जाम्पल देखो पहले। देखिए मम प्लस अपि, मम मम मैं के अंदर ए मिला हुआ है और बाद में भी ए है। ठीक है, इधर ए है, बाद में भी ए है, समान स्वर आया है, क्या बन जाएगा? आ। यहाँ ए और ए मिलकर आ हो गया, मिला कर लिखेंगे तो मैं आ मिला तो आ माँ और पी, मामा पी। कदा अपी मिला कर लिखेंगे तो कै दे में आ मिला हुआ है, बाद में ए आ गया, पी मिलाएंगे दोनों को, ए आ और ए मिलेंगे तो आ बन जाएगा, मिला कर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? कदापि। विद्या प्लस आल है, आ है इधर, आगे भी आ है। ठीक है, आ है आ है, आर आ मिलेंगे तो आ ही बनेगा, समान स्वर है, दीर्घ रूप हो जाएगा, है ना? तो मिला कर लिखेंगे क्या बनाएगा? विद्यालय। ठीक है, समझ गए? देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, इनको आप बनाओगे, इनको आप घर पर बनाओगे। देखिए
पहला एग्जाम्पल है दैत्य प्लस अरि। दैत्य प्लस अरि। पहले आप वीडियो को पॉज करके एक बार ये जो दीर्घ संधि के मीनिंग और डेफिनेशन है और ये 3 उदाहरण लिखे हैं मैंने, इनको आप नोट कर लीजिए। देखिए, दैत्य प्लस अरि, मुर प्लस अरि, देव प्लस आलय, हिम प्लस आलय, सदा प्लस अत्र, तुल्य प्लस आश्यम। ये तय है ना, तुल्य प्लस आश्यम। वेद प्लस अभ्यास, वेद प्लस अभ्यास। अष्ट प्लस अध्यायी, अध्यायी। अत्र प्लस अयम, अत्र प्लस अयम। महा प्लस आत्मा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ई वाले उदाहरण। भूमि प्लस ईशः। ठीक है, उतार लिए होंगे आपने उदाहरण है, इनको और उतार लो आप, है ना। भूमि प्लस ईशः। कवि प्लस इंद्र है। रवि प्लस इंद्र है। कपि प्लस ईश है। हरि प्लस ईश है। श्री प्लस ईश है। कुमारी प्लस ईहते। यदि प्लस इच्छा। महती प्लस ईहा। मेदिनी, मेदिनी प्लस ईश्वर है। फलानी प्लस इमानी। फलानी प्लस इमानी। संपत्ति प्लस ईर्ष्या। संपत्ति, संपत्ति प्लस ईर्ष्या। ठीक है, ये ई वाले हो गए। विष्णु उदय। भानु प्लस उदय। लघु प्लस उत्तरम। सु प्लस उक्ति। वधु प्लस उत्सव। विधु, वधु में बड़ा ऊ और विधु में
छोटा ऊ। विदु का मतलब होता है चंद्रमा। उदय, वधु, प्लस उत्साह है, यवागु प्लस ऊष्मा, वधु प्लस ऊहा। चमू प्लस उत्थानम। ठीक है, री वाले देखते हैं। चलो पहले इनको ही बना लो आप, है ना। ये आप वीडियो को पॉज कर इनको एग्जाम्पल्स को आप नोट कर लो। अगला उदाहरण एक और लिख लो, यवागु प्लस ऊर्जा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट कर लीजिए। जो इनका सॉल्यूशन है मैं इनका कल करवा दूंगा, है ना। तो आप ये क्लास ख़त्म होने के बाद इन जो मैंने ये एग्जांपल्स आपको दिए हैं आप इनको बनाओगे, इनको बनाना। तो मैं कल इनका सॉल्यूशन कराऊंगा, तो आप इनमें मिलान करना कि आपने कितने सही किए हैं। जो एग्जांपल आपको समझ में नहीं आए वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहीं पर आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है ना। आज की कक्षा में इतना ही। कल हम इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे और जो अगली संधियां हैं पूर्व रूप और पर रूप, दोनों संधियों को हम पढ़ेंगे। इन दोनों संधियों को पढ़ने के साथ ही हमारी जो ये स्वर संधि है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।